PTV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अमित शाह अयोध्या गए, राम मंदिर में दर्शन किए तो हल्ला हुआ कि भाजपा राम मंदिर के मुद्दे पर लौट रही है। इस शोर का राजनीतिक अर्थ है और नहीं भी है। अमित शाह या भाजपा का कोई भी नेता अयोध्या और राम मंदिर को भला कैसे भूल सकता है। जिस मुद्दे ने भाजपा को केंद्र की सत्ता लायक बनवाया, उसे भाजपाई सत्ता में आने के बाद भले भूले हों, मगर चुनाव में नहीं भूल सकते। इसलिए नरेंद्र मोदी या अमित शाह का राम मंदिर, धारा 370, समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को हवा देना स्वाभाविक है। बावजूद इसके भाजपा के सामने यह यक्ष प्रश्न है कि वह अपने मुद्दों पर आगामी चुनाव लड़ेगी या एनडीए का घोषणा पत्र लाएगी। असली राजनीतिक सवाल यही है। जनता दल यू को छोड़कर और नरेंद्र मोदी को नेता मानकर संघ परिवार अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ता लगता है। भाजपा अब भाजपा के नाते चुनाव लड़ेगी, न कि एनडीए के नाते। यह बहुत बड़ा फर्क है। ध्यान रहे, 2009 और 2004 में उसने एनडीए के घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ा था। भाजपा ने अपने मुद्दे, अपने चरित्र को दरकिनार करके चुनाव लड़ा। अमित शाह के अयोध्या जाने और मंदिर यात्रा का अर्थ है कि भाजपा अब अपना घोषणा पत्र बनाएगी, उसी पर चुनाव लड़ेगी। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। अगले लोकसभा इलेक्शन के लिए राहुल गांधी की टीम बन गई है। उनकी टीम में इलेक्शन लड़ने और लड़ाने वाले कद्दावर लीड जान हैं। इंतखाबी तशहीर कमेटी में उनके अलावा अहमद पटेल, दिग्विजय सिंह, जनार्दन द्विवेदी जैसे लीड जान हैं। तो नायब कमेटियों में भी कद्दावर लीड जान की भरमार है। इंतखाबी मंशूर बनाने का काम चिदम्बरम ने संभाला है, तो इत्तेहाद पर बातचीत करने की जिम्मेदारी ए.के. एंटनी की है और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को दी गई है। इनके अलावा अंबिका सोनी, सुरेश पचौरी, वीरप्पा मोइली, सुशील कुमार शिंदे, मुकुल वासनिक, अजीत जोगी जैसे लीड जान किसी न किसी कमेटी में शामिल हैं। अगर आप इससे नरेंद्र मोदी की मुमकिन टीम से मवाजना करें तो फर्क वाज़ेह दिखेगा। कांग्रेस की कमेटियों में कम से कम 5 साबिक वज़राए आला और 1 दर्जन से ज्यादा मौजूदा व साबिक वज़रा शामिल हैं। इनके मुकाबले बीजेपी की मुमकिन टीम बिल्कुल नए लोगों की होगी। ज्यादातर पुराने लोग बाहर होंगे। अमित शाह सोशल मीडिया और राजीव प्रताप रूडी रेडियो की जिम्मेदारी संभालेंगे। दोनों की ये पहली कौमी मुहिम होगी। इसी तरह धर्मेंद्र प्रधान और सुधांशु त्रिवेदी पार्टी और कारकुनान को यकजा करने का काम देखने वाले हैं। इनकी भी ये पहली कौमी सतह की इंतखाबी जिम्मेदारी रहेगी। अब तक एनजीओ के अंदाज में स्वदेशी जागरण मंच चलाने वाले मुरलीधर राव नौजवानों को मुत्तहिद करने का काम देखेंगे। दरअसल जमीनी इंतखाबी हिकमत अमली में शामिल रहे बहुत कम लोग मोदी की टीम में होंगे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कोई भी पार्टी अभी लोकसभा इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश में दोनों कौमी पार्टियां पाला बदलने वाले लीचान की राह देख रही हैं, तो इलाकाई पार्टियां अपने पुराने लीचान की घर वापसी करवा रही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने कई लीचान की घर वापसी करवाई है। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी में चली गई रंजना वाजपेयी अपने बेटे हर्ष वाजपेयी के साथ समाजवादी पार्टी में वापस आ गई हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के और पुराने रहनुमा धर्मेंद्र पटेल भी पार्टी में वापस लौट आए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी राकेश धर त्रिपाठी को वापस लेकर उनके भतीजे को हंडिया से जिमनी इलेक्शन लड़ाया था। बहुजन समाज पार्टी ने हाजी याकूब कुरैशी की भी वापसी करा ली है और उनकी उम्मीदवारी का ऐलान होने वाला है। जराये का कहना है कि बिहार में बीजेपी लीचान को उम्मीद है कि जदयू से कम निस्फ दर्जन मेंबरान पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले उनके साथ आ जाएंगे। जय नारायण निषाद से लेकर महाबली सिंह और मंगनीलाल मंडल जैसे कई मेंबरान पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जदयू को उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के कुछ लीचान उनके साथ जुड़ जाएंगे, तो लालू प्रसाद यादव को जदयू और बीजेपी दोनों से कुछ लीचान के अपनी जानिब आ जाने का पूरा भरोसा है।
नितिन गडकरी अब बीजेपी के कौमी सदर नहीं हैं, लेकिन सदर रहते हुए उन्होंने वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवारों के लिए लोकसभा इलेक्शन लड़ने की जो शर्त रखी थी, उसने बीजेपी लीडरान को परेशान कर रखा है। तमाम लीडरान अपने लिए महफूज सीट की तलाश में खींचतान में लगे हैं। इसी खींचतान का पहला इशारा लालजी टंडन ने दिया है। उन्होंने कहा है कि वो लखनऊ सीट से ही इलेक्शन लड़ेंगे। टंडन अपने को अटल बिहारी वाजपेयी का वारिस बताते हैं और गुज़िश्ता इलेक्शन में भी वाजपेयी के मुकम्मल सरपरस्ती होने का दावा करके वो इलेक्शन लड़े थे। मुश्किल ये है कि उनकी सीट पर राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी तीनों की नजर बताई जा रही है। राजनाथ सिंह और जोशी को सीट बदलनी है और मोदी के लिए नई सीट तलाश करनी है। ऐसे ही लाल कृष्ण आडवाणी इस बार गांधीनगर से नहीं लड़ने वाले हैं। उनकी नजर भोपाल सीट पर मरकूज है। अगर वो वहां गए तो कैलाश जोशी को उनके लिए सीट खाली करना होगी। यकीनी तौर से कैलाश जोशी इसे लेकर खुश नहीं है। तभी कहा जा रहा है कि आडवाणी के लिए सुषमा स्वराज की विदिशा सीट खाली कराई जा सकती है और तब सुषमा फरीदाबाद सीट से इलेक्शन लड़ेंगी। इसी तरह अरुण जेटली के जयपुर से लड़ने के इम्कान हैं। अगर वो वहां पर जाते हैं तो दो ब्राह्मण लीडरान घनश्याम तिवारी और महेश शर्मा की उम्मीदें टूटेंगी। ऐसे ही खुद नितिन गडकरी नागपुर से लड़ेंगे तो वहां भी पिछली बार बीजेपी के टिकट पर लड़े उम्मीदवार को कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आज की ताजा सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा की हाल बूझ सकेंगे। अदालत उस्मा ने एक अहम फैसला दिया है। अदालत उस्मा ने अवामी नुमाइंदा कानून की दफा 8 की शक 4 को खत्म करते हुए कहा है कि सजा याफ्ता होने के बाद कोई भी शख्स रुकन पार्लियामेंट या असम्बली का रुकन बना नहीं रह सकता है। अवामी नुमाइंदा कानून की इस दफा की वजह से एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट ऊपर की अदालतों में अपील जेरे इल्तवा होने की बुनियाद पर एमपी या एमएलए बने रह सकते थे। जस्टिस ए.के. पटनायक और एस.जे. मखोपाध्याय की बेंच ने इस तजवीज़ को खत्म करते हुए यह बंदोबस्त किया है कि पहली अदालत से 2 साल या उससे ऊपर की सजा होने के बाद कोई भी शख्स मुकन्नना का रुकन नहीं रह सकता है। हालांकि अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि जिन लोगों ने इस फैसले से पहले अपील कर रखी है और उनकी अपील मंजूर हो गई है, उन पर यह फैसला नाफिज नहीं होगा। अदालत उस्मा ने यह फैसला लिली थॉमस और लोक प्रहरी नाम के एनजीओ की मफाद आम्मा से मुताल्लिक अर्जी पर समाअत के बाद दिया है। सीबीआई की खुद मुख्तारी पर मरकजी हुकूमत की जानिब से दायर हलफनामे पर अदालत उस्मा ने आज समाअत की। अदालत उस्मा ने कहा कि कम से कम एक अच्छा आगाज हुआ है। अदालत ने कहा है कि अब पार्लियामेंट में हुकूमत की तजावीज़ पर गौर खौज होने दिया जाए। अदालत उस्मा ने यह वाज़ेह कर दिया है कि कानून बदला जाना चाहिए और बिलाखिर कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। गुज़िश्ता हफ्ते मरकजी हुकूमत ने पी चिदम्बरम की सदारत वाले वज़रा ग्रुप की सिफारिशात पर सीबीआई की खुद मुख्तारी के लिए 44 सफ़हात पर मुश्तमिल एक हलफनामा अदालत उस्मा में दायर किया था। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी और मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने आज बोध गया के महाबोधि मंदिर में हुए बम धमाके का जायजा लिया। इस मौके पर शिंदे ने कहा कि हुकूमत मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के हवाले करने पर गौर कर सकती है। उन्होंने बताया कि 3 से 4 लोग इस वारदात में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जांच एजेंसियों को अभी कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। उन्होंने बताया है कि एनआईए ने जांच का काम अपने हाथ में ले लिया है। बोध गया के महाबोधि मंदिर में इतवार को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद हालात का जायजा लेने गया पहुंचे सोनिया गांधी और शिंदे ने धमाकों पर शदीद नुक्ताचीनी की। वजीर दाखिला के साथ दाखिला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी और दिगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अंबिका सोनी भी सोनिया गांधी के हमराह गई थी। बोध गया का महाबोधि मंदिर में हुए धमाके के बाद हिरासत में लिए गए 4 लोगों को छोड़ दिया गया है। इन 4 लोगों को पटना से हिरासत में लिया गया था। उनसे पुलिस ने और वाकये की जांच कर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए और आईबी ने भी पूछताछ की, लेकिन धमाके में साबित होने का कोई सबूत नहीं मिलने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। ये लोग महाबोधि मंदिर घूमने गए थे और मंदिर के पास ही होटल बुक कराया था, लेकिन होटल में ही उन्हें धमाके की खबर मिल गई थी और वो उसी वक्त होटल छोड़कर चले गए थे। अदालत उस्मा ने टाटा ग्रुप से कहा है कि सिंगूर के काश्तकारों की जमीन उनको वापस लौटा देनी चाहिए। हालांकि अभी अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से दाखिल की गई स्पेशल लीव पिटीशन पर समाअत करते हुए अदालत उस्मा ने टाटा ग्रुप से कहा है कि वो इस जमीन के बारे में अपनी पोजीशन को वाज़ेह करे। अदालत ने टाटा ग्रुप से कहा है कि आप पहले ही वहां से चले गए हैं, इसलिए अब आप रियासती हुकूमत को किसानों की जमीन क्यों नहीं वापस लौटा देते हैं।
अब आप नहीं कह सकते कि उस जमीन में आपकी कोई दिलचस्पी है। गौरतलब है कि 2007 में बंगाल हुकूमत ने टाटा ग्रुप को नैनो कार बनाने के लिए 997 एकड़ जमीन पट्टे पर दी थी, लेकिन मुखालफत की वजह से टाटा ग्रुप ने अपनी फैक्ट्री वहां से हटाकर गुजरात में मुंतकिल कर ली। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ का रथ खींचकर तारीखी रथ यात्रा का आगाज कर दिया है। मोदी ने इससे पहले 400 साल पुराने मंदिर में पूजा पाठ की और उसके बाद रथ खींचकर यात्रा का आगाज किया। उनकी पूजा और यात्रा के आगाज के दौरान 2 हेलीकॉप्टर पूरे इलाके में चक्कर काटते रहे। उन्हें तहफ्फुज के लिए तैनात किया गया था। मोदी ने कहा कि ये यात्रा 136 साल से चल रही है और पूरी दुनिया में मशहूर है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई को शुरू होगी। उस दिन नरेंद्र मोदी भी ओडिशा में रहेंगे और यात्रा में शामिल होंगे। झारखंड में हुकूमत बनने का रास्ता साफ हो गया है। गवर्नर सैयद अहमद ने रियासत में 18 जनवरी से नाफिज सदर राज हटाए जाने की सिफारिश कर दी है। इससे पहले मंगल को झामुमो रहनुमा हेमंत सोरेन ने हुकूमत साजी का दावा पेश किया। उन्होंने 81 अरकान की असेंबली में 43 मेंबरान की हिमायत का दावा किया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़ें। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। भारतीय जनता पार्टी के दौरे इख्तदार वाली रियासतों छत्तीसगढ़, गुजरात वगैरह ने अपने यहाँ फूड सिक्योरिटी कानून को नाफिज कर रखा है। बीजेपी लीडर तो दिल्ली में इस बात पर जोर दे रहे थे कि फूड सिक्योरिटी मंसूबे को छत्तीसगढ़ में नाफिज मंसूबे के तर्ज पर बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं हुई। बहरहाल बीजेपी जेर क़यादत रियासतों के तर्ज पर कांग्रेस के वज़ीर आला ने अपने यहाँ ऐसे मंसूबे शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले दिल्ली ने अन्न श्री योजना का आगाज किया था। इसके बाद कर्नाटक में आज से अन्न भाग्य योजना का आगाज किया गया है। इसके तहत 1 रुपए की शरह पर करीब 1 करोड़ खानदानों को 30 किलो अनाज हर माह मिलेगा। हैरानी की बात यह है कि मरकजी हुकूमत बहुत जल्द फूड सिक्योरिटी मंसूबा शुरू करने जा रही है, तो उसके जेर क़यादत वाली रियासतों के वज़ीर आला को अलग से इस तरह के मंसूबे शुरू करने की क्या जल्दबाजी है।
मरकजी वजीर रसद व खुराक ने फूड सिक्योरिटी कानून बनाने के लिए ऑर्डिनेंस का रास्ता मुंतखब करने पर वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि पार्टियां पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने के लिए तैयार नहीं हुई। थॉमस ने लेफ्ट और बीजेपी की जानिब इशारा करके ये बात कही है। ताहम बीजेपी लीडर का कहना है कि सुषमा स्वराज ने कहा था कि पार्टी को खुसूसी इजलास पर एतराज नहीं है। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लीडर ने कहा है कि अगर खुसूसी इजलास पर पार्टियों को एतराज था तो मानसून इजलास वक्त पर बुलाने से किसने रोका था। थॉमस ने यह भी कहा है कि पी चिदम्बरम, कमलनाथ, सुशील कुमार शिंदे और उन्हें पार्टियों से बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। उनके मुताबिक कमलनाथ और शिंदे ने बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों से बातचीत की। ताहम उन्होंने और चिदम्बरम ने किससे बातचीत की ये वो नहीं बता रहे हैं। पार्टियों का कहना है कि कांग्रेस ने इस मसले पर संजीदगी के साथ किसी से बातचीत नहीं की और एक तरफा फैसला किया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह यदि उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनाव लड़वाएंगे तो वे अपनी कोर इमेज के माफिक मुद्दों को हवा देंगे। जब मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस मुस्लिम वोटों को फोकस करके राजनीति कर रहे हैं तो भाजपा हिंदू वोट राजनीति क्यों नहीं करेगी। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन से पहले वैसे तो पार्टी रहनुमा मुख्तार अब्बास नकवी को अक़लियतों की तरक्की का विजन डॉक्यूमेंट बनाने की हिदायत की है। पार्टी के 2 और मुस्लिम रहनुमा इस काम में उनका साथ देंगे, लेकिन बीजेपी की इंतखाबी हिकमत अमली में इसे फुटनोट में जगह मिलेगी। अगले इलेक्शन की हिकमत अमली को समझने के लिए हाल के 2 वाक़यात को ध्यान से देखने की जरूरत है। बीजेपी के इंतखाबी मुहिम कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली रैली पंजाब और जम्मू कश्मीर के सरहद पर वाक़े माधोपुर गांव में की। मौका था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बरसी का। मोदी ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन मुखर्जी के बरसी पर जबरदस्त रैली करके उन्होंने दफा 370 को खत्म करने की बीजेपी के अज़्म को एक बार फिर से दोहराया। बाद में लाल कृष्ण आडवाणी ने वाज़े अल्फाज में लिखा कि पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 को खत्म किया जाए। दूसरा वाकया उत्तर प्रदेश में अमित शाह को इंचार्ज बनाने और उनके अयोध्या के राम मंदिर जाने का है। अमित शाह ने अयोध्या के पुबूरी मंदिर में जाकर रामलला की जियारत की और कहा कि इस जगह पर एक शानदार राम मंदिर तामीर किया जाएगा। उन्होंने लोकसभा इलेक्शन से पहले एक बार फिर उस मसले को हवा दी है जिसके सहारे बीजेपी 2 सीटों से 180 के आदादोशुमार पार करने की पोजीशन में पहुंची थी। वाज़े रहे कि दफा 370 हटाना, मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करना और अयोध्या में राम मंदिर बनाना ये तीनों बीजेपी के कोर इश्यूज रहे हैं जिन्हें छोड़कर उसने पिछले 2 इलेक्शन लड़े थे। 2004 और 2009 में बीजेपी एनडीए के एजेंडे पर इलेक्शन लड़ी थी और बुरी तरह शिकस्त से 2-4 हुई थी। चुनांचे नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने वाज़ेह कर दिया है कि बीजेपी इस बार किन इश्यूज पर इलेक्शन लड़ेगी। माना जा रहा है कि इस बार एनडीए के बजाय बीजेपी अपने एजेंडे पर इलेक्शन लड़ेगी। इस एजेंडे को आगे बढ़ाने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शबीह काफी काम आएगी। दोनों लीडर गुजरात की शबीह लिए हुए हैं और इनसे हिंदुत्व सियासत का मैसेज जाएगा। बीजेपी के कई लीडर मानते हैं कि कांग्रेस लगातार मुस्लिम इश्यूज उछाल रही है। वो अदालत के मना करने के बावजूद मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रही है। ऐसे में बीजेपी को हिंदुत्व सियासत करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। बीजेपी लीडर को इस बात की फिक्र है कि अगर वोटों के इत्तेहाद की सियासत हुई तो अक़लियती वोट आसानी से कांग्रेस या बीजेपी से मुकाबला करने वाली दूसरी सियासी जमातों को चला जाएगा, लेकिन अक्सरियती वोट बिरादरियों की बुनियाद पर बढ़ सकता है। चुनांचे तमाम इलाकाई पार्टियां अपनी अपनी बिरादरियों के वोट मिलने की उम्मीद में हैं। अगर फिरका प्रस्ताना बुनियाद पर वोट मुत्तहिद नहीं हुआ और अक्सरियती वोट बटे तो कांग्रेस फायदे में रहेगी, लेकिन मोदी और अमित शाह पूरे भरोसे में है कि वोट मुत्तहिद होगा तो पूरा होगा। इसके लिए ही इलेक्शन से पहले दफा 370 और राम मंदिर के मसले को हवा दी गई है। जैसे जैसे इंतखाबात नजदीक आएंगे बीजेपी अक्सरियती तबके को मुत्तहिद करने की कोशिश करेगी। बीजेपी की कोशिश स्वर्ण और पसमानदा वोटरों के तनासुब को तैयार करने का है। इसमें मोदी का चेहरा पार्टी के काम आएगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भाजपाई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वाट की CFL 100 वाट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड। PT Innerwear, PT is good। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। भाजपा ने सन 2004 और सन 2009 में लोकसभा चुनाव NDA के घोषणा पत्र पर लड़ा था। भाजपा पीछे थी और NDA आगे। अब भाजपा आगे है और NDA चुनाव बाद होगा। यह बहुत बड़ा फर्क है। इस अनुसार राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी भाजपा को उत्तर भारत में बदलेंगे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, अमित शाह अयोध्या गए और उसके बाद मंदिर मुद्दे को लेकर मीडिया में या जो विवाद हुआ, जो शोर हुआ, उससे क्या ये अर्थ निकाला जाए कि भाजपा अपने कोर मुद्दों पर लौट रही है? वो अगला चुनाव NDA के घोषणा पत्र पर नहीं लड़ेगी, बल्कि भाजपा अपने घोषणा पत्र पर ही लड़ेगी? ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब चुनाव नजदीक आएगा तो उस समय NDA को अपना एक घोषणा पत्र जारी करना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से NDA ने अपने घोषणा पत्र में ये तीनों मुद्दे, उसमें राम मंदिर का मुद्दा भी है, उसको कभी रखा नहीं है। लेकिन क्या इस बार अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को वापस पाने के लिए क्या भाजपा इस मुद्दे को फिर से उछालेगी और उछालकर क्या वो मैनिफेस्टो में लाएगी, ये कहना अभी बहुत मुश्किल। नहीं, लेकिन इसलिए कि जनता दल यू को जाने दिया भाजपा ने, संघ परिवार अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर रहा है, नरेंद्र मोदी कमान में आ रही है और आडवाणी का जो NDA प्लस है वो थ्योरी नहीं मानी गई, तो उसके आधार पर तो यही लगता है कि भाजपा केवल अपने आधार, अपनी सीटें पहले बढ़ाने की चिंता में चुनाव लड़ती हुई लगती है और उसके लिए वैसा घोषणा पत्र बनाना होगा। देखिए, अगर तो बीजेपी ये तय करती है कि उसे अलग से चुनाव लड़ना है, यानी NDA से हट के लड़ना, नहीं तो अब NDA में बचा कौन? सेकुलर शिवसेना तो भाजपा की सुर में मिलाने वाली और अकाली दल भी भाजपा की सुर में। जब हम NDA की बात करते हैं तो हम NDA में बचे हुए 2 घटकों की बात नहीं कर रहे हैं। NDA का अर्थ ये होगा कि आने वाले समय में उसमें कुछ और पार्टियां भी आ सकती हैं। नहीं, देखिए, वो तो चिंता अब जनता दल यू को बाहर करने के बाद खत्म हो गई। उस चिंता का तो कोई मतलब ही नहीं रहा भाजपा में। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी भाजपा उस कगार पर चली गई है कि जब वो किसी के आज के अलाइज और आने वाले समय के अलाइज का ध्यान
छोड़कर केवल और केवल भाजपा का एक घोषणा पत्र जारी करके चुनाव लड़ेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये अमित शाह का अयोध्या जाना, और अयोध्या में क्योंकि वो मंदिर गए और वहां पर उन्होंने कुछ बयान देना था, तो ये बयान उस तरह से ज्यादा दिखाई देता है। क्या वो चुप रहते तो मीडिया कहता कि मंदिर का मुद्दा छोड़ दिया, अगर वो बोलते हैं तो कहते दोबारा से राग अलाप रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है जिसमें अमित शाह ने जो बात कही है न तो वो कोई नई बात है और ना उन्होंने ये कहा है कि ये हमारा आने वाले चुनाव में मुद्दा होगा। नहीं, वो भले न कहा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को कमान सुपुर्द करना और भाजपा का अपने ही मुद्दों पर, भाजपा की पहली अभी ये रणनीति हो रही कि नहीं हमें अपने बूते पहले 160-80 लेकर आएंगे तब एनडीए की सोचेंगे, उस अप्रोच में भाजपा अपना घोषणा पत्र नहीं बनाएगी। और वो ये ध्यान देते हुए कि 2004 और 2009 में भाजपा ने अपना घोषणा पत्र नहीं बनाया था, एनडीए का घोषणा पत्र था। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, अभी बहुत समय है लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा के चुनाव के समय क्या तस्वीर बनेगी, क्या भाजपा अलग से अपना घोषणा पत्र जारी करेगी या एनडीए का करेगी, ये मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। मतलब आप अभी भी ये मान रहे हैं कि नहीं भाजपा अपने को छोड़ के एनडीए की चिंता में अभी भी ज्यादा हो सकती है? मुझे लगता है अगर भाजपा को सत्ता में आना है और बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनानी है तो उनको अपने अलाइज और पोटेंशियल अलाइज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर तो लाल कृष्ण आडवाणी की थ्योरी माननी चाहिए थी, लाल कृष्ण आडवाणी की बात मानी जानी चाहिए थी संघ में। देखिए बाकी नेताओं ने भी, नरेंद्र मोदी सहित किसी ने ये नहीं कहा कि हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएं। नहीं, अपने बलबूते नहीं, लेकिन सब ये कह रहे हैं कि पहले भाजपा को अपनी ताकत करनी, पहले भाजपा को 180 सीटों लायक बनाना है, उसके बाद फिर सोचेंगे। देखिए ये बात तो नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि पहले बीजेपी को इतने सक्षम बनाना है कि बाकी की 60-70 सीटों के लिए हम अलाइज को बुला सकते। नहीं तो उस नाते 180 बिना मंदिर के, बिना 370 के और बिना नागरिक संहिता के आ जाएगी। देखिए मुझे नहीं लगता कि अभी ये मुद्दा इतना गंभीर बना है, केवल एक नेता और वो नहीं, लेकिन रणनीति के नाते आपको भाजपा की क्या समझ में आती है? मुझे लगता है अमित शाह का बयान किसी सोची समझी रणनीति के तहत नहीं है, ये क्योंकि जिस स्थान पर वो गए उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बयान दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ये खुद कह दिया कि मैंने राम मंदिर बनाने का कोई आश्वासन नहीं दिया है। और उसके तुरंत बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि राम मंदिर अयोध्या में बने, ये कहने में क्या गलती है? तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये रणनीति का हिस्सा है। हाँ, ये जरूर रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि उस बैठक को आपने लखनऊ की बजाय अयोध्या में किया और अयोध्या में जाकर आप आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो इस नाते ये मुद्दा उछला, इसका लाभ उठाने का कोशिश अमित शाह ने की है। नहीं, लेकिन अशोक जी, अमित शाह का अपने आप या नरेंद्र मोदी का अपने आप भाजपा के प्रचार का दायित्व संभालना, उत्तर प्रदेश की कमान अमित शाह को मिलना, ये अपने आप में एक तरह से हिंदू जो पूरे जो तीनों चारों जो उनके एजेंडे थे वो अपने आप में वापस आगे कर रहे हैं, आगे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये नहीं लगता? मैंने जैसे कहा कि अगर भाजपा आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने कोर एजेंडा पर वापस लौटने का निर्णय करती है तो उसके लिए पार्टी के किसी फोरम में इस पर चर्चा होनी चाहिए और होने के बाद निर्णय करना पड़ेगा। केवल अमित शाह के बयान से मतलब ये नहीं हो, अभी ये तय नहीं माना जाए कि भाजपा अपना घोषणा पत्र बनाएगी, ये अभी तय नहीं हुआ, इसके लिए अभी तय होगी मीटिंग। अमित शाह के बयान से इस तरह के कंक्लूजन निकालना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या भाजपा लोकसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र रखेगी या वो इस मुद्दे को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी। नहीं, पर आपके अनुसार क्या 2004 और 2009 में एनडीए के घोषणा पत्र पे भाजपा का लड़ना और उससे पहले वाजपेयी सरकार से पहले भाजपा का अपने घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ना वो ज्यादा फायदेमंद था या ये ज्यादा फायदेमंद? देखिए उस समय क्या हुआ, अपने कोर इशू पर चुनाव लड़े, लेकिन सरकार बनाने के समय उन मुद्दों को बाहर रखना पड़ा। नहीं, वो तो बना, लेकिन कुल मिला के 180 आने के बाद ही कोर बना वो। इसका अर्थ तो ये आप कहना चाहते हैं कि इस बार बीजेपी अपने मुद्दों को लेकर चुनाव लड़कर 180 लाए। नहीं तो ये रणनीति नहीं लग रही है। लेकिन सरकार बनाने के लिए फिर उन मुद्दों को बाहर रखे, ये तो नहीं, पर ये रणनीति नहीं लग रही है अभी मैं इसके बारे में, मुझे लगता है ये कहना जल्दबाजी होगी। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।